हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बीबीएनजे ट्रीटी को। बट बिफोर दैट, कल ही हमने यूट्यूब पे एक सेशन कंडक्ट किया है जिसमें 2012 से 20 तक के ज्योग्राफी के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है डिस्कस किया गया है। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन है उनमें विद मैप्स डिस्कस किया गया है, और यदि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जरूरी थी उस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड जाननी, वो भी बताई गई है। एंड नॉट ओनली दिस, हर एक क्वेश्चन में आपका लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए था क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो काफी कंटेंट ओरिएंटेड सेशन बनाने की कोशिश की है। बहुत ही एनरिचिंग सेशन होगा आपके लिए ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में, यदि आप इस साल प्रीलिम्स जो है दे रहे हैं। तो व्हाट्स द सेशन एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एंटायर टॉपिक, एक बेसिक सी चीज जो समझना जरूरी है। अब आपको पता है कितने ज्यादा ओशंस और सीज हैं हमारी जो है पूरी की पूरी दुनिया में, राइट? अब इसको आप ऐसे इमेजिन करो वर्ल्ड में कि मान लो कोई रिसोर्स किसी एक डिस्टेंस पे मिला है ना, वो रिसोर्स क्या अफ्रीका के पास आना चाहिए, क्या उस पे राइट अफ्रीका का होना चाहिए इकोनॉमिक राइट, या साउथ अमेरिका की किसी कंट्री का होना चाहिए, या फिर किसी का होना ही नहीं चाहिए? कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए एक कन्वेंशन है, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो यूनाइटेड नेशन यानी यूएन का एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, जो डिक्टेट करता है कि किसी भी कंट्री की जो टेरिटोरियल बेसलाइन है, जो सी की जो बेसलाइन है, वहां से कितने डिस्टेंस तक जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेस पे उस कंट्री का हक होगा। तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी कंट्री की जो टेरिटोरियल सी की बेस लाइन है, वहां से लेके 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। वहां तक अब जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, उस पे हक उस कंट्री का होता है। तो बेसिकली आप देख रहे हो इकोनॉमिक हक की बात हो रही है कि यहां तक जो रिसोर्सेज मिले उस कंट्री के, जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर्टिकुलर कंट्री की। बियॉन्ड दीज 200 नॉटिकल माइल्स फिर इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उसके बाद हाई सीज आ जाते हैं, व्हिच इज कॉमन टू एवरीबॉडी। अब अगर इसी चीज को हम यहाँ पे एप्लीकेबल करें तो अफ्रीका से अगेन 200 नॉटिकल माइल तक के रीजन पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा इनका, राइट? और दिस इज एक्चुअली कंट्री वाइज है ना। अफ्रीका तो चलिए मैंने एक बहुत बड़ी बात कर दी, बट यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनका जो है हर कंट्री की 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है उस कंट्री का जो है जोन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हर कंट्री के 200 नॉटिकल माइल तक जो है उस कंट्री का इकोनॉमिक जोन होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जो रीजन बच गया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, वो होते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। अब उस पर किसी का हक नहीं है। ये जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इनको आप हाई सीज भी कहते हो। हमारे लिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन हाई सीज को हमारी टॉपिक में कहा जाता है बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। कि बियॉन्ड 200 माइल्स जो हाई सीज हैं, बेसिकली वो किसी भी कंट्री के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड है। तो rather than using the word international waters और rather than saying high seas, हम यूज करेंगे beyond national jurisdiction। तो बेसिकली ये जो ट्रीटी है, राइट, अभी तक जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है जहां पे इस ट्रीटी को फॉर्मलाइज करने की बात हुई है, तो रिसेंटली जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे बात की जा रही है कि एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबल हो, इंटरनेशनल लेवल पे लीगली बाइंडिंग हो, जो कि अंडर यूएन क्लॉज बनाया जाएगा। यूएन क्लॉज क्या है? जिसके अंदर ये पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। क्योंकि कोशिश क्या की जा रही है कि यहाँ पे जो भी रीजन्स बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि जो हाई सीज है, जो इंटरनेशनल वाटर्स है, वहां पे बात की जाए ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कि बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन इन दी हाई सीज जो आपकी मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व भी किया जाए, प्लस उसके सस्टेनेबल यूज की बात भी की जाए। यानी कि एक बहुत सिंपल सी चीज जो यहां से सीखने के लिए है कि एक कॉन्फ्रेंस है
जहां पे कोशिश की जाएगी एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए। यूएन क्लॉज के अंतर्गत ही, यूएन क्लॉज ऑलरेडी बात करता है इन रीजन्स की, लेकिन हाई सीज पे अभी तक जो है कोई बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो बताए कि हाई सीज पे एक्चुअली किस तरह से लोगों का हक होना चाहिए। अभी तो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन एक ट्रीटी जो है होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड कि जो भी इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां पे किसका हक होना चाहिए, कैटेगोरिकली इन टर्म्स ऑफ दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यहाँ कंजर्व किया जाए, उनको सस्टेनेबली यूज भी किया जाए। इसको ना ऐसे समझो कि अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को तो नहीं पता था कि 200 नॉटिकल माइल आ गए, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो किसी भी रीजन में हो सकती है, राइट। तो उनको जो है कैप्चर करने के लिए कई रीजन्स में ऐसा होगा कि बहुत सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो मे बी एंडेंजर्ड हैं, जिनको अभी भी हम रिडीम कर सकते हैं, या रिसोर्सेज हो सकते हैं, राइट, इन रीजन्स में। मान लीजिए पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, कई तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब रिसोर्सेज को नहीं पता है कि हम जो है 200 नॉटिकल माइल्स में है या हम हाई सीज में, इसलिए कोशिश की जा रही है कि 200 नॉटिकल माइल तक तो चीजें डिसाइडेड है, पर बियॉन्ड दैट जो हाई सीज है उनमें जो है बायोडाइवर्सिटी पे जो है काम किया जाए कि किस तरह से उन इंटरनेशनल वाटर्स में इन दोज रीजन्स व्हिच आर बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, वहां पे बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए और उनको सस्टेनेबली कैसे यूज किया जाए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो बीबीएनजे कॉन्फ्रेंस की बात है यहाँ पे, वो बेसिकली किस चीज की बात करती है, तो जो भी ऑप्शन आपका इस चीज को जो है केटर करेगा उस पे आप जो है टिक करें, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली ये जो ट्रीटी है इसको ट्रीटी ऑफ हाई सीज भी कहते हैं। अब आप भूलेंगे नहीं व्हाई इज इट कॉल्ड ट्रीटी ऑफ हाई सीज। तो कोशिश क्या की जा रही है, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट किया जा रहा है कि बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज कैसे किया जाए जो भी मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और ये पूरा फ्रेमवर्क जो है यूएन क्लॉज के अंदर बनाया जाएगा। अब आपको पता है यूएन क्लॉज की क्यों बात हो रही है, बिकॉज जो मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया आपको EEZ का, हाई सीज का, वो ऑलरेडी यूएन क्लॉज के अंदर जो है चीजें डिफाइंड है, ठीक है। चलिए, नाउ आइडिया सिंपल है कि अभी तक एक इकोनॉमिक राइट्स की अगर बात की जाए, इन जनरल अगर आप देखोगे हाई सीज के लिए जैसे पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए एंड XYZ अदर थिंग्स, बट इकोनॉमिक राइट्स जो है सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स है। तो बात क्या की जा रही है कि बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, बियॉन्ड दी जोन्स जहां तक के इकोनॉमिक राइट्स आपके डिफाइंड है, नाउ व्हाट हैपेंस देयर, कि उन रीजन्स में कैसे बेटर कंजर्व किया जाए और बेटर सस्टेनेबल यूज किया जाए मरीन रिसोर्सेस का। तो बेसिकली इन रिसोर्सेस की होलिस्टिक मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो एनी ऑप्शन व्हिच टॉक्स अबाउट आइदर ऑफ दीज पॉइंट्स आप जो है उसको सही टिक करेंगे। चलिए, एक और चीज याद रखना, ये जो अभी ट्रीटी बनाने की बात हो रही है, जब भी आपको मेंस में आंसर्स आते हैं ना और आपसे पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट के लिए सरकार जो है क्या स्टेप्स ले रही है, वर्ल्ड में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वहां पे आप इसको एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई हाई सीज? तो IUCN कहता है कि हाई सीज जो है बहुत ही ज्यादा एरिया पे है। अकॉर्डिंग टू IUCN हाई सीज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस है, जहां पे अभी भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। दीज रीजन्स आर हार्डली रेगुलेटेड, राइट, और रेगुलेटेड तो चलो नहीं है, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, लीस्ट एक्सप्लोर्ड है। तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ जो है झुकाव होना जरूरी है। ऐसे भी रीजन्स हैं जो बहुत ज्यादा बायोडिवर्स है और लोग जो हैं इनको बहुत सही तरीके से एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे, राइट। व्हेन आई से एक्सप्लॉइट आई मीन कि इनके रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं किया जा रहा, बिकॉज इनके लिए कोई EIA तो नहीं हो रहा। जैसे इंडिया में आप देखते हो जगह के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, इन हाई सीज के लिए सब जगह कोई एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा, राइट। सो बेसिकली विदाउट नोइंग इट्स इंपैक्ट पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रीजन्स। आप इमेजिन करो सी तो कितना ही गहरा है, अभी तक आप बहुत ही मिनिमल रीजन तक जो है अभी तक लोग गए हैं। देयर आर सो मेनी रीजन्स इन द सी, स्पेशली द सी बेड, जो सबसे नीचे के रीजन्स हैं जो बहुत ही अनटच रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ऐसी बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स हैं जो आज भी स्टडी नहीं किए गए हैं। तो अगर हम इनकी कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम इन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस को बहुत ज्यादा सही तरीके से एग्जीक्यूट करके इस बायोडाइवर्सिटी को जो है सही तरह से यूज करें, ये भी जो है
इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात यहाँ पर हो सकती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डाउन टू अर्थ में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। सो द एग्जाम्पल सेज बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जो बिल्कुल ही एंडेंजर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं एंड दिस इज अ लॉट ऑफ स्पीशीज यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राइट। और जरूरी है कि मे बी इन रीजन्स में इन स्पीशीज को कंजर्व किया जाए, बट कैसे कंजर्वेशन हो, अगेन कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो यही जो है BBNJ ट्रीटी आपकी बात करेगी, ट्रीटी ऑफ द हाई सीज की, इस बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व भी किया जाए और सस्टेनेबली जो है यूज भी किया जाए। तो इस एग्जाम्पल को आप डेफिनेटली कहीं भी कोट कर सकते हैं इफ यू गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। नेक्स्ट, अब एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा लेट्स से कोई प्रॉपर ट्रीटी नहीं है अभी। तो जैसे ऐसा होता है कि हाई सीज में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है जो आपको लेट्स से डीप सी माइनिंग की परमिशन देती है, लेकिन व्हाई नॉट हैव अ ट्रीटी जिसमें प्रॉपरली डिफाइंड हो कि ये चीजें हो रही हैं। तो बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि इंडियन ओशन में जो है देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन जहां पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड है, जरूरी है उसको एक्सटेंशन से बचाया जाए, लेकिन येट उस रीजन में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने अलाउ किया है जमैका को टू फॉर अ डीप सी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो शायद नहीं होना चाहिए था बिकॉज वहां पे ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनको एक्सटिंक्शन से बचाया जा सकता है। सो दैट इज व्हाट द इंट्राई ट्रीटी इज ऑल अबाउट, कि यदि आपको नहीं पता है सो वी कैन एक्चुअली बिल्ड अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो वहां पे इस चीज को स्टडी करने की बात की जाए। तो कोशिश यही की जा रही है कि हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज को एक साथ लेके आया जाए और जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज रहे, उनके लिए एक जो है ट्रीटी बनाई जाए। अब ध्यान रखना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर देयर। तभी ये देखिए कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज को बुलाया जाएगा सो दैट इस पूरी ट्रीटी से एक इक्विटेबल तरीके से यूजेज और कंजर्वेशन की बात हम कर सके। ठीक है, चलिए, तो 5 फैक्ट्स पे यहां पर बात हुई है, 5 फेसेट्स पे बात हुई है। पहला कि जो भी हाई सीज पे एक्टिविटी होगी सबसे पहले उनका इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए, राइट। नेक्स्ट, जितने भी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज है उनकी कंजर्वेशन पे बात की जाए। फॉर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एंड कंजर्वेशन कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, टेक भी ट्रांसफर किया जाए, इस पूरे मैकेनिज्म के लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाए। तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किन पैरामीटर्स पे जो है ये ट्रीटी जो है डिस्कशन कर रही है, किन एस्पेक्ट्स पे, दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको वहां पे टिक करने पड़ेंगे। सो डोंट वरी, प्रीलिम्स में सभी चीजें सामने दी गई होंगी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टिक। Now, in the end, we'll also discuss mains pointers। और आप देखोगे सडनली जो आपने ट्रीटी सिर्फ एनवायरमेंट के लिए पढ़ी थी, अब आप देखोगे आप उसको इकोनॉमी और गवर्नेंस की भी आप बात करोगे इस पर्टिकुलर चीज से। एंड में विल डिस्कस, राइट। अब एक और चीज, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था रिसेंटली एक सेशन हुआ है, लेकिन क्या ये पहला सेशन है? नहीं, ये एक्चुअली 4th सेशन है। तो इनिशियली 2017 में ही जो है एक प्रेपरेटरी कमेटी बना दी गई थी जो कि इस पे बात करने वाली थी कि किस तरह से ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या टेक्स्ट होगा। 2017 के बाद आप देखोगे 2018, 2019 और फाइनली 4th सेशन 2022 में हुआ है। क्यों बता रही हूँ, कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि दिस वाज द फर्स्ट सेशन, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि 4th सेशन था। तो यदि एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया तो आपको पता होगा पहली कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये 4th कॉन्फ्रेंस थी, या रादर 4th टाइम जो है इस पे डिस्कशन था। कुछ आप ऐसा पॉइंट जो है वहां पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरी चीज से व्हाट यू अंडरस्टूड इट, जो कि बहुत डायरेक्ट पॉइंट है, कि जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसकी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी की बात है। But this is not just about ecological preservation या ecological perspective. This is also about economic security of any country. अब जो है हाई सीज में किस तरह के रिसोर्सेज होंगे, उनका डिवीजन कैसे होगा, जैसा मैंने आपको बताया पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, किस तरह से कंट्री जो है इनको यूज कर सकती है फॉर देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैराडाइम हो जाएगा।
प्लस जियोपॉलिटिक्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट समझते हैं। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में क्या है कि चाइना ने जो है बाकी कंट्रीज की EEZ में भी क्लेम किया है, ऐसा बाकी कंट्रीज कहती हैं। सो लेट्स से कि अगर ऐसी कोई जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, लेट्स से ऐसी कोई ट्रीटी आ जाती है, सो एटलीस्ट फॉर द बायोलॉजिकल मरीन रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म बन जाएगा व्हिच विल बी लीगली बाइंडिंग। ऑल्दो जो है it'll have to be very elaborate, but इस शुरुआत के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक और चीज समझते हैं, आप वर्ल्ड मैप में समझिए कि मान लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ। यस, हम अपने मैप देखा, अब आपको पता है आर्कटिक रीजन की जब हम बात करते हैं तो काफी रीजन जो है फ्रोजन है, लेकिन आप मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ पिघल रही है, तो यहाँ पे ना बर्फ से नए नए रूट्स बन रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन रूट्स पे जो है एक्सप्लोरेशन होगी। जब यहाँ एक्सप्लोरेशन होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे आर्कटिक सर्कल से एसोसिएटेड जितनी कंट्रीज हैं वो अपना अपना हक असर्ट करने की बात करेंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इफ वी हैव अ ट्रीटी, तो जो आने वाला इशू है, जो नई रिसोर्स वॉर होने वाली है इन आर्कटिक रीजन स्पेसिफिकली फॉर रिसोर्सेज, उसके लिए एक जो है मैकेनिज्म अभी से बनना शुरू हो गया है। आर्कटिक जब भी आप पढ़ते हो ना, आप ये चीज जरूर पढ़ते हो कि आने वाले दिनों में रिसोर्सेज के लिए जो है बहुत ज्यादा लोग जो है, बहुत ज्यादा कंट्रीज टू बी वेरी प्रिसाइज जो है डिस्कशंस में आ जाएंगे। तो इफ यू हैव सच अ ट्रीटी एटलीस्ट फॉर द मरीन बायोडाइवर्सिटी यू विल हैव अ मैकेनिज्म। तो नॉट ओनली फॉर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएन क्लॉज का भी जो है पर्सपेक्टिव ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाइडन हो जाएगा। अगेन गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, ओशन गवर्नेंस भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम है, और ये ट्रीटी होने के बाद ओशन गवर्नेंस जो है उससे भी एसोसिएटेड पॉइंटर्स आप अपने एग्जाम में कोट कर पाएंगे, राइट। अभी भी आप इसको एज एग्जांपल्स डेफिनेटली लिख सकते हैं। प्लस इफ यू डू सच अ थिंग, हम एक्सप्लोरेशंस की बात करेंगे और रिसर्च की बात करेंगे, डेफिनेटली साइंस एंड टेक की फील्ड में भी आगे और एडवांसमेंट होगी। जब भी हम एनवायरमेंटल एथिक्स की बात करते हैं तो उसका एक पैराडाइम डेफिनेटली मरीन रिसोर्सेज भी है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है इस पॉइंट को जो है आप कोट कर सकते हैं। अब किस तरह से यूज करना है इस पॉइंट को, ये एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से ही पता चलेगा। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे वाज कि ये सिर्फ इकोलॉजी का इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी का, ओशन गवर्नेंस का, जियोपॉलिटिक्स का, टेक का, एथिक्स का, सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराडाइम बन सकता है इन द डेज टू कम। तो बस कीप योर आइज ओपन, जो भी आपको करंट अपडेट्स मिले आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन इन पर्सपेक्टिव्स को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही आपको मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। बिफोर आई गो, एक क्वेश्चन है आपका अबाउट द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है। एंड बिफोर आई गो, जैसा कि मैंने कहा, यूपीएससी के जो PYQ का सेशन लिया है हमने, बहुत डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ इफ द सेशन इज यूजफुल फॉर यू। और इसी के साथ आज का जो है सेशन खत्म करते हैं। कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग। यदि कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली हमें बताइए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।